नमस्कार। सरल टॉक में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गिरिराज शर्मा। पूरे देश के अंदर बेरोजगारों की बुरी हालत है। बार बार सरकार को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। कोई ट्विटर के माध्यम से जगाने का प्रयास कर रहा है, तो कोई सोशल मीडिया के माध्यम से अन्य अन्य जितने भी संसाधन है उनसे किसी न किसी रूप में सरकार को जगाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन सरकार है कि कुंभकर्ण की तरह सोई हुई है, किसी भी तरीके का कोई फर्क नहीं है। अभी हाल ही में युवाओं ने हैशटैग मोदी रोजगार दो, मध्य प्रदेश में हैशटैग मामा रोजगार दो ट्रेंड कराया। इतने ट्रेंडिंग में आ गया, उसके बाद भी सरकार की आप नियत देखिए। उन्होंने किसी भी प्रकार का कोई जवाब नहीं दिया, जैसे कि उन्हें पता ही नहीं हो कि ट्विटर पे कुछ ट्रेंड भी किया है। यह सरकार है जिसको प्रदेश की देश की जनता ने चुना है। अब मध्य प्रदेश के अंदर एक ऐसा निर्णय निकट समय में आने वाला है कि जो बेरोजगारों की हालत और खराब कर देगा। यानी कि रोजगार कार्यालय जो है उनको बंद करने की तैयारी चल रही है। व्यापम कांड हो, व्यापम घोटाला हो, वो भी उजागर हो चुका है। कृषि विकास अधिकारी की जो पोस्ट थी उसमें भी साफ तौर पर समझ में आ रहा है कि किस तरीके से घोटाले की बू वहां से आ रही है। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार है कि फिर भी अपने गुणगान गाय नहीं थक रही। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पता नहीं कौन सी नींद में सो रहे हैं कि प्रदेश को किस हालात में ले जाएंगे पता नहीं है। आज इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं बेरोजगार युवा संघ के अध्यक्ष दिनेश चौहान, जो कि आमतौर पर किसी भी तरीके का बेरोजगार हो उसकी मांग को उठाते हैं। पुलिस भर्ती वाले हों, पीएससी वाले हों, शिक्षक हों, हर तरीके से कोशिश करते हैं कि युवाओं को जागरूक किया जा सके। दिनेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सरल टॉक में। जी धन्यवाद सर, धन्यवाद गिरिराज जी, धन्यवाद। चर्चा की शुरुआत करने से पहले सभी युवाओं से एक ही अपील है कि इस आवाज को सब्सक्राइब कीजिए और इसे सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर शेयर कीजिए। दिनेश जी, आपसे जानना चाहेंगे रोजगार कार्यालय को लेकर के। एक तो मध्य प्रदेश सरकार से वैसे ही बेरोजगार परेशान है, ऐसे में रोजगार कार्यालय की जो खबर आ रही है ये बेरोजगारों के सामने क्या संकट पैदा कर देगी? देखिए, इसके बारे में पहले आपको बता देना चाहता हूँ इसकी जो एकदम ऑथेंटिक न्यूज क्या है। प्रदेश के मध्य प्रदेश के 51 जिलों में से 36 रोजगार कार्यालय बंद करने वाले हैं और ये जानकारी दी है यशोधरा राजे सिंधिया जी ने। और ये ताजा खबर है, क्योंकि प्रश्न पूछा गया था आज विधायक जयवर्धन सिंह के द्वारा, तो जवाब दिया है तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार मंत्री हैं श्रीमती यशोधरा राजे। उन्होंने विधानसभा में आज इस बात का बारे में बताया है। अब यहां से जब ये बात आती है कि वैसे भी नौकरी तो दे नहीं रही, और जब नौकरी नहीं दे रहे हैं, अब क्या होता है, सरकारें क्या सोचती हैं, इसके बारे में बता देना चाहता हूं आपको मैं। जब आप कोई भी व्यक्ति, आप मध्य प्रदेश में आप जानते हैं कि जब कहीं सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी में जाता है तो 18 साल के बाद एक रोजगार पंजीयन होता है। उस रोजगार पंजीयन से सरकारों को आकलन करने में एक सहूलियत मिलती है कि हमारे प्रदेश में कितने बेरोजगार मौजूद हैं, और उस बेरोजगारी के हिसाब से वो रोजगारों को मुहैया कराने में कार्य करती हैं, ये सरकारें करती हैं। लेकिन जब रोजगार कार्यालय ही बंद हो जाएंगे तो वहां पर रोजगार पंजीयन नहीं होगा, क्योंकि वेबसाइट तो आपको पता है कि वो टेक्निकल चीजें, इनकी आईटी हेड बैठेंगे, जब चाहे तब उसको कम ज्यादा कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। तो ऐसे में क्या होगा कि जब एक तो 36 जो कार्यालय बंद होंगे, वहां पे जो कार्यरत कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनका रोजगार खाएगी सरकार। और इसके अलावा जो नए जो बच्चे हैं जो रोजगार के लिए जो वहां पर भटकते रहते हैं, उनको भी अब वहां जब कार्यालय ही बंद हो जाएगा तो तय है कि वो भी आवेदन भी नहीं कर पाएंगे, ना ही चीजों को मुहैया कर पाएंगे। ये समझ लीजिए बात को। दिनेश जी, कहीं ना कहीं जब आंकड़े ही नहीं होंगे तो सीधा सा माना जाए कि सरकार, युवा जो जागरूक हो रहा है धीमे धीमे, सोशल मीडिया पर अपनी ताकत दिखा चुका है, तो क्या सरकार इससे घबरा रही है कहीं ना कहीं कि आने वाले समय में हमारे लिए संकट होगा, तो क्यों ना आंकड़े ही खत्म कर दिए जाएं? जब आंकड़े नहीं होंगे तो बात किस चीज पर होगी? देखिए, यहाँ पर तो आप मैं एक बात बताना चाहता हूँ। सरकारों की जब भी मंशा होती है रोजगार देने की, तो रोजगार देने की जब जिस सरकार की मंशा होती है तो सरकारें खोज खोज के लाती है कि लाइए हमें डाटा दीजिए कि कहाँ बेरोजगारी है, और जहां भी बेरोजगारी होगी हम उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। और रोजगार का मतलब हमें नहीं करके आप सरकारी नौकरी ही सबको दे दो भैया। मध्य प्रदेश में संसाधनों से भरा हुआ मध्य प्रदेश है, कहना चाहिए तो आज मध्य प्रदेश में नदियों का मायका है, जो कि विश्व की बड़ी बड़ी नदियां जिस प्रकार से हैं, उस प्रकार से भारत में बड़ी बड़ी नदियों में से महान नदियां मध्य प्रदेश से निकलती हैं, जहां से जल ऊर्जा से लेकर विभिन्न संसाधन मौजूद हैं, जहां पर विभिन्न प्रकार के खनिज तत्व मौजूद हैं,
जहां पर विभिन्न प्रकार के सोलर प्लांट मौजूद हैं, जहां पर विभिन्न तरह के पर्यटन मौजूद है। जब इतना कुछ मौजूद है तो यहाँ का युवा बेरोजगार क्यों? मात्र जनसंख्या 7 करोड़ आप देखेंगे 7 26 26 करके 809 करके आप यहाँ की जनसंख्या, मैं अगर मान के चलता 2021 में नई जनगणना अगर आती है तो 8.5 करोड़ हो गई, ज्यादा ये 8 करोड़ हो जाएगी। लेकिन जो संसाधन मौजूद है वो कम से कम 25 से 30 करोड़ लोगों को रोजगार दिए जा सकते हैं, लेकिन सरकार की जब मंशा हो तब दिए जा सकते हैं। बात समझ रहे मेरी बात ना? तो अगर रोजगार कार्यालय ही बंद कर दिए जाएंगे तो चूंकि क्या होगा कि बेरोजगार क्या करता है, आरटीआई लगा करके या बाकी विभिन्न माध्यम से क्या मांगता है रोजगार के लिए कि भाई कितने बेरोजगार उपलब्ध है बताइए, और फिर विभिन्न माध्यमों विभिन्न प्लेटफॉर्म में जाकर के सरकार की भर्त्सना होती है। तो सरकार क्या करती है, जब उसको रोजगार नहीं देना होता है तो बेरोजगारी का आंकड़ा ढकने का प्रयास करती है। आप ये सोचिए, अगर आपकी मंशा अच्छा करने की है तो आप उस चीज को ढकेंगे नहीं, बल्कि बोलेंगे जितना खुला रहेगा, जितना ट्रांसपेरेंट रहेगा, हम उतने सही तरीके से कार्य कर पाएंगे, क्योंकि सरकार की मंशा रोजगार देने की है नहीं। देखिए अभी बजट आया है, बजट में इतनी मतलब या कि युवाओं को मूर्ख समझा जा रहा है कि युवा मूर्ख है। आप देखिए युवा समझदार है। कहा गया कि हम 4000 पुलिस की भर्ती करा रहे हैं, बजट कब आया? मार्च में। बजट होता किससे के लिए कि अभी जो शुरू हो रहा है बजट, अभी 2 तारीख शुरू करके अगले साल 2 तक के लिए, जबकि भर्ती कब आई थी सोच लीजिए, अनाउंस कब हुई थी? नवंबर में, आपको भी याद होगा अक्टूबर या नवंबर में। तो जब पिछली भर्ती को इस बजट में कैसे डाल सकते हैं आप? आपको ये तो एक कॉमन सेंस की बात है कि 2020 की चीज को 2021 में कैसे कंसीडर कर सकते हैं आप? ये एक बहुत बड़ा अहम मुद्दा है। तो ये सारी चीजें हैं बताती हैं कि रोजगार हमें नहीं देना है। दिनेश जी, जो आपने 4000 भर्तियों की बात की, यही शिक्षक में भी है जो 24,000 भर्तियों की बात की है। तो इसमें जो पुरानी भर्तियां जो 2018 से इंतजार कर रहे हैं शिक्षक, उनको भी इसमें सम्मिलित कर दिया जाएगा 24,000 के भीतर? बिल्कुल। अरे अब शिक्षकों को पता, जो शिक्षक की भर्ती कर रहे हैं उनको पता है कि पिछली बार 34,000 से ज्यादा पद तो स्वीकृत थे, मतलब 34,000 से ज्यादा पद स्वीकृत थे, और इस बार आप 24,000 भर्ती करें, इसका मतलब 10,000 खा गए। कहां गई भर्ती हो? ये जो शिक्षक है, अब ये एक बात बताइए, 2 लाख से ज्यादा युवा, मतलब लगभग 2.5 लाख युवा तो क्वालिफाइड हो चुका है। नहीं समझ रहे बात? 2018 का जो 2019 पेपर हुआ है उस पे 2.5 लाख युवा क्वालिफाइड है। अब 2.5 लाख युवा क्वालिफाइड में आप भर्ती दो किसको? 24,000 को, तो बाकी जो क्वालिफाइड है वो कहां जाएगा? और इतने जो हजारों युवा जो साथ में थे वो कहां जाएंगे? चुनाव में वादा किया गया था कि वो जो अपने जो शिक्षा अतिथि शिक्षक 70,000 से ज्यादा अतिथि शिक्षक 90,000 लग उनको प्रेरक संगठन है, ये बताइए उनको वादा किया गया कि हम आपको भर्ती में नियुक्ति देंगे। ऐसा वादा क्यों करते हैं आप? अर्थात एक शिक्षक को अगर छलने का प्रयास करेंगे तो शिक्षक देश और समाज की रीढ़ की नींव है, रीढ़ की हड्डी है वो। अगर वही सही नहीं रहेगा तो शिक्षा कैसे पढ़ेगी? और मुझे तो लगता है कि फिर सरकार चाहती है कि भैया ना पढ़ो ना रोजगार मांगोगे, सिंपल। बिल्कुल। दिनेश जी, आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का जन्मदिन है और जो चयनित शिक्षक हैं उन्होंने उनकी अपील पर पेड़ लगाने का एक तरीके से जो है प्रयास किया। चयनित शिक्षकों ने पेड़ लगाए आज के दिन, और साथ ही साथ मांग भी की कि हमें जो है जल्द से जल्द ज्वाइनिंग दी जाए। क्या आपको लगता है कि इस तरीके के प्रयास से जो सरकार का रवैया ऐसा रहा हो, क्या कुछ बदलाव की उम्मीद रखते हैं या फिर सरकार और अहम में चली जाएगी? सबसे पहले तो जन्मदिन की उनको हार्दिक बधाई, भगवान उनकी स्वास्थ्य को अच्छा रखे। हमारे अब वो मैं उनको एक सीएम के तौर पे उनको बधाई नहीं दे रहा हूँ, एक बुजुर्ग के तौर पे बधाई दे रहा हूँ, क्योंकि हमारे बुजुर्ग हैं वो और हम अपने समाज में बुजुर्गों का सम्मान करते हैं। बिल्कुल। लेकिन एक मुख्यमंत्री के पद पर जिस प्रकार से कार्यरत हैं और युवाओं की अपेक्षा कर रहे हैं, हम उम्मीद किए थे कि आज कम से कम मामा अपने बर्थडे पर एक नहीं कहते बर्थडे गिफ्ट पर एक बैग गिफ्ट दिया जाता है, रिटर्न गिफ्ट दिया जाता है, तो आज कुछ शायद भर्तियों की घोषणा करेंगे, आज चयनित शिक्षकों को चयन के लिए कुछ पत्र जारी करेंगे, और साथ ही साथ कुछ नई भर्तियों के साथ साथ प्राइवेट कंपनियों में भर्ती के लिए, प्राइवेट कंपनियों में नियुक्तियों के लिए युवाओं को संदेश देंगे कि बेटा टेंशन मत लो, सबको सरकारी नौकरी नहीं दी जा सकती, लेकिन तुम्हारा मामा इतने जो संसाधन है वहां पर नौकरी दिया है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, और जब ऐसा कुछ भी नहीं होता है तो इससे ये चीज समझ में आती है कि चाहे वो चयनित शिक्षक हो, मैं फिर से कह रहा हूं आप लोग सावधान हो जाइए, चाहे जितने भी शिक्षकों की तैयारी करो सावधान हो जाइए, स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थी सावधान हो जाइए, जितने बेरोजगार हो भी सावधान हो जाइए, क्योंकि ये वक्त आ गया है बदलाव का,
क्योंकि सरकार में कहीं ना कहीं इस बात का अहम हो चुका है कि हम जो भी करेंगे हमारी बात को कोई नहीं काट सकता है। युवा ट्विटर खेलता रहेगा, हम वही करेंगे जो करते हैं। किसान आंदोलन करता रहेगा, हम वही करेंगे जो करते रहेंगे। युवा आंदोलन करेगा, उठा के पटक के डाल देंगे कहां जेल में, और फिर 2-4 दिन बाद निकल आएगा, पुलिस की धमकी बाकी चीजों से उसको क्या करा देंगे, डरा देंगे। लेकिन युवा को समझना चाहिए ये सब डर क्षणिक मात्र है। जो आपका बेरोजगारी है बहुत बड़ा रोग है, उसको दूर करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। दिनेश जी, यहाँ पर आपसे हम जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से युवा सोशल मीडिया पर एक्टिव है और बाकायदा विरोध भी कर रहा है, समय निकाल करके अपनी पढ़ाई भी कर रहा है, अब आने वाले समय में जो है निकाय चुनाव है, नगर निगम के चुनाव हैं, यहाँ क्या बदलाव लाया जा सकता है युवाओं के द्वारा, बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि सरकार बिल्कुल उनकी मांग नहीं सुन रही। तो चुनाव एक ऐसी चीज होती है जहां पर सरकार को संदेश दिया जा सकता है वोट के माध्यम से। तो यहाँ पर क्या कहेंगे आप युवाओं को कि किस तरीके से एक सरकार को संदेश दिया जाए? मैं आपको बता रहा हूं, इसमें एकमात्र तरीका, पहले उस तरीके के पीछे छुपे तत्व को बता देता हूं। सरकार को इस बात का घमंड है, अहम इस बात का कि कांग्रेस को लोग पसंद नहीं कर रहे। बात समझिए बात को, क्योंकि 15 में रही उन्होंने कुछ नहीं किया। अब ले दे के बची कौन, बीजेपी। तो यहाँ पर ऐसा है, यहाँ पे अच्छा और बुरा कंपैरिजन, यहाँ पर एक बुरा है और एक बहुत बुरा है। तो आदमी क्या करता है, बैड एंड वेरी बैड में किसको चयन करता है, बैड को, क्योंकि 2 ही ऑप्शन है। अब जब 2 ऑप्शन है तो आदमी कांग्रेस को किसको करेगा, बीजेपी करेगा। सब बीजेपी को भी अच्छे से इस बात को पता है कि हमारे अलावा इन युवाओं के पास कोई ऑप्शन है ही नहीं। आपको भी पता, मत पेश में यही हाल है। इसलिए युवाओं को, अगर युवा चाहते हैं कि कुछ बदलाव आए तो इनको राजनीतिक चेतना जागृत करनी चाहिए। जिस प्रकार से 4000 पुलिस कांस्टेबल पर 12,26,000 से ज्यादा पद फॉर्म भरे जाते हैं, तो एक एक ग्राम सरपंच पर कम से कम 1,000 पद भरे जाए और 24,000 पदों पर 24 लाख पद भरे जाए, और चुनाव आयोग परेशान हो जाए इस बात को सोच करके कि हे भगवान 24 लाख युवाओं के लिए हम वोटर लिस्ट जारी कहां से करें। ये सबसे बड़ा संदेश रहेगा। आप, क्योंकि और एक बात बता दें, जितने भी युवा हैं, आप अगर 21 साल के हैं तो ग्राम सरपंच के चुनाव लड़ सकते हैं। जहां भर आरक्षित सीट SC ST की हो वहां SC ST वाले, जहां OBC के OBC वाले, जहां जनरल के वहां जनरल वाले, और सब मिलकर लड़िए। जीतने के लिए नहीं, सचेत करने के लिए कि अभी 2023 भी आ रहा है, आवश्यकता पड़ी तो सभी युवा बेरोजगार पार्टी बनाकर के चुनाव लड़ लेंगे, क्योंकि एक ही ऑप्शन बचता है। क्योंकि युवा अगर, आप युवा कई बार सोचते हैं हम वोट नहीं देंगे। अरे आपको पता है भारत में संविधान की चुनाव प्रणाली ऐसी है कि पूरी दुनिया का कोई वोट ना दे, पूरे गांव को कोई वोट ना दे। अगर मान लीजिए 2 व्यक्ति वोट देंगे तो व्यक्ति जीत जाएगा। ये तो आपको ही पता है, मुझे भी पता है। यहाँ पर तो ऐसा नहीं कि इतने अनुपात में जब आपको चुनाव में वोट मिलेगा तभी आप जीतेंगे। मान लीजिए एक गांव की आबादी 1000 है, 4 लोग खड़े हैं, 4 लोगों में से कोई नहीं गया वोट देने, 4 लोग गए और 4 लोग के एक भाई चला गया, तो मान लीजिए 4 को 1-1 वोट मिलती, चौथे को 2 वोट मिल गई, तो ग्राम प्रधान बन जाएगा। अब भले ही 2 वोट मिली पर ग्राम प्रधान बनेगा पूरे 1000 लोगों का। वो यही तो हो रहा है। युवा इस बात को समझ नहीं रहा। युवा सोचता है हम वोट नहीं देंगे तो सरकार को फर्क पड़ेगा। अरे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अपने बहुमूल्य वोट का प्रयोग करके युवा शक्ति को उतरना चाहिए। सारे शिक्षकों को, सारे पुलिस के अभ्यर्थियों को, सारे PSC के अभ्यर्थियों को अब इनको सोचना चाहिए कि ये वक्त आ गया है कि इस सिस्टम के बदलाव करने का। और सिस्टम का बदलाव तभी किया जा सकता है साहब जब सिस्टम को बदला जाए। बात समझ रहे? सिस्टम में बदलाव करने की आवश्यकता तभी होती है जब देखा जाता है कि सिस्टम हमारी नहीं सुन रहा है, और आपको संविधान आपको हक दिया है कि अगर सिस्टम आपकी ना सुने तो 5 साल बाद उसको बता देना कि आपकी क्या औकात है और हमारी क्या औकात है। बात समझ रहे मेरी बात? जी दिनेश जी, शिक्षकों को लेकर के जिस तरीके से मंत्रियों के बयान आ रहे हैं, आपने भी वीडियो देखे होंगे कि हम भर्ती करते हैं। आपका इस पर क्या मानना है? चूंकि आप बेरोजगारी पर बात करते हैं मुख्य रूप से, क्या मानना है कि सिर्फ एक झूठा आश्वासन है, जब तक ज्वाइनिंग ना हो जाए तब तक बिल्कुल कुछ कहा नहीं जा सकता कि अप्रैल में इन लोगों की ज्वाइनिंग हो जाएगी? आप ये बताइए इनकी ज्वाइनिंग कैसे हो सकती है? अगर ज्वाइनिंग देने की मंशा होती तो ज्वाइनिंग तो बहुत पहले जुलाई में बोला गया था, अप्रैल में बोला गया था, पिछली बार अप्रैल में बोला गया था जी। उन्होंने कोरोना कहा, बाकी सारे काम हुए, सब कुछ हुए। ज्वाइनिंग देने के लिए ऑनलाइन ज्वाइनिंग देनी थी उनको, बच्चे टीचर ज्वाइनिंग कर लेते। ज्वाइनिंग देने की मंशा देखिए, जूनियर सेल्समैन की ज्वाइनिंग की बात करिए, वहां पर जिनकी बात मेरिट में आई, जो बच्चे 1 2 3 रैंक 4 रैंक पर आए, जब वो लोग ज्वाइनिंग लेने गए तो पता चला कि कोई और ज्वाइनिंग उनकी ले गया। मतलब इनके पास ऑनलाइन मेरिट 1 है और अगले व्यक्ति को दे दी गई जॉब। ये कैसी ज्वाइनिंग हुई?
तो जब तक सरकार ज्वाइनिंग के अलावा भी जब तक इनको पहला वेतन इनके अकाउंट में नहीं आ जाता है, तब तक ये समझ लें कि इनको इस बात पे भरोसा नहीं करना चाहिए और अपने मांग पे लगे रहना चाहिए, क्योंकि इनके पास दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है, कोई दूसरा विकल्प ही नहीं है। क्यों आपको लड़ना ही पड़ेगा, आपको आगे आना ही पड़ेगा। बड़े-बड़े विद्वानों ने कहा संगठित रहो, शिक्षित रहो, संघर्ष करो, तभी हो सकता है। और जब हम इकट्ठा रहेंगे, संगठित रहेंगे, तभी हम संघर्ष कर सकते हैं। दिनेश जी, शिवराज सिंह चौहान जी के जो पुत्र हैं वो युवाओं के लिए काम कर रहे हैं, युवाओं के लिए बात करते हैं। क्या आपको नजर आए बेरोजगारी को लेकर के कि अपने पिता से कुछ कहा हो कि युवा परेशान है, या फिर सिर्फ दिखावटी युवा की बात कर रहे हैं वो? देखिए, अगर वो युवा हैं वास्तविक में, जी तो तय है कि उनको युवा की समस्याएं दिखेंगी। जी और अगर दिखेंगी तो किसी न किसी मीडिया में जरूर आएंगे और कहेंगे कि देखिए मेरे युवा भाइयों, मैं भी युवा हूं, आप भी युवा हैं, आपके दर्द को मैं महसूस कर रहा हूं और मैं अपने पिताजी से या कि माननीय शिवराज सिंह चौहान या माननीय सीएम साहब से बात करूंगा, आप लोग बिल्कुल परेशान मत हो। लेकिन मैंने आज तक कोई ऐसा ना तो उनका स्टेटमेंट देखा, ना ही कभी मैं किसी मीडिया पर, ना ही कभी चीजों पर देखा। कभी कभी इस बात की निराशा भी होती है। मैं मानता हूं कि आपके पिता जो है सीएम है, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि युवा भी आपके इस परिवार का हिस्सा है, युवा इस प्रदेश के हिस्सा है और कहीं ना कहीं आप आगे चल के राजनीति में आएंगे, कहीं ना कहीं आप राजनीति पारी में घुसेंगे, तो ये युवा ही आपके काम आएगा, इस प्रदेश की जनता ही काम आएगी। तो तय है कि उनको अभी से अपने इस समर्थकों को अपने साथ लेना चाहिए और अपने प्रयासों के द्वारा युवाओं को अपने पक्ष में करने का पूरा प्रयास करना चाहिए। और युवा आज इतना पढ़ा लिखा है कि पक्ष उसी के पास जाता है जो उसके लिए वाकई में कार्य करता है। ऐसा नहीं कि चुनाव का समय आएगा और आप जो क्रिकेट का बल्ली बल्ला या गिल्ली डंडा उठा के चल देंगे तो लगता है कि युवाओं के आप साथ हैं। इसे साथ नहीं कहते हैं। सबका साथ सबका विकास का मतलब होता है कि आज का पढ़ा लिखा युवा भी एक शिक्षित किसान है। किसान के घर का लड़का ही कांस्टेबल सिपहिया की तैयारी करता है। आपको भी पता है, कोई जाकर के अंबानी के घर का लड़का एसआई की तैयारी नहीं करने आएगा, कांस्टेबल तैयारी करने नहीं आएगा, वो किसान के घर का ही लड़का है। तो अगर आप बेरोजगार को रोजगार नहीं दे रहे हो तो आप दोहरी मार मार रहे हो। एक तो किसानी की उस पर जा ही रही है, साथ साथ में बेरोजगार नहीं है, तो उसके जो घर में जो संसाधन है उसको भी आकर के वो शहर में भोपाल, इंदौर, जबलपुर आकर उनको नष्ट कर रहा है। और बताइए दिनेश जी, कृषि की अगर हम बात करें, कृषि विकास अधिकारी की जो पोस्ट निकली थी उसमें जिस तरीके से खुलासा हुआ है, जिस तरीके से घोटाले की साफ साफ समझ में आ रहा है कि पेपर आउट हुआ होगा। शिवराज सिंह तो दावा करते हैं कि भाई हमारी सरकार बहुत अच्छी है, भ्रष्टाचार के चांस नहीं है, तो फिर ये कैसे हो गया? किसने, क्या ये कमलनाथ जी ने करवा दिया इसको? सच्चाई ये है कि इनको भी पता है कि इनके अधिकारी कर्मचारियों से ही गलती हुई है। और अधिकारी से गलती तभी होती है जब उसके लिंक शीर्ष ऊपर तक होते हैं। ये मामा जी ने अप्रत्यक्ष रूप से स्वीकार कर लिया है कि जो टॉप 10 में मार्क्स आए हैं वो वाकई में फर्जीवाड़े हैं। हमने जांच के आदेश दे दिए। जांच का आदेश आदमी कब देता है? जब शक और संदेह नहीं, यकीन हो जाता है कि भाई जांच करो। तो इसलिए इनको अच्छे से पता है कि यहाँ पर घोटाला हुआ है, गड़बड़ी हुई है। अब गड़बड़ी हुई है तो उस पर लीपापोती ना करके उस एग्जाम को कैंसिल किया जाए, नए सिरे से पारदर्शी तरीके से दोबारा परीक्षा कराई जाए, क्योंकि बात सिर्फ 10 लोगों की नहीं है, कम से कम 1000 लोगों तक वो प्रश्न पत्र बटा है। इस गलती के लिए क्या शिवराज सिंह चौहान जी को कृषि मंत्री जो कमल पटेल जी उनसे इस्तीफा नहीं लेना चाहिए? मैं इस्तीफे की बात तो तब करूंगा जब सबसे पहले शुरुआत होती है अधिकारी कर्मचारियों से। जी। सबसे पहले संबंधित अधिकारी कर्मचारियों को दंडात्मक कार्रवाई के द्वारा उनको पनिशमेंट पहले उनको ऊपर लाना चाहिए, पहली बात। दूसरी चीज, जो कृषि मंत्री हैं, अब यहां पर मैं डायरेक्ट ये नहीं कह दूंगा कि आप कृषि मंत्री से इस्तीफा ले लीजिए, ठीक है, क्योंकि कृषि मंत्री पेपर बनाने नहीं गए, कृषि मंत्री पेपर लीक करने नहीं गए। तो मैं ये नहीं कह सकता कि नहीं आप कृषि मंत्री को ये कर दो। ये तो बात ऐसी हुई कि हाथी लंगड़ा हुआ तो गधे को दागो, ऐसा नहीं हो सकता। आप सिंपल है, एक ही काम कर सकते हैं कि जो संबंधित अधिकारी कर्मचारी है उसको आप जो है वहां से हटा सकते हैं, क्योंकि आप किसी मंत्री का मंत्री पद को बदल करके उसकी पावर नहीं खत्म कर सकते। तो दिनेश जी, क्या आप भी समझ रहे हैं? दिनेश जी, क्या लगता है कि ये जो पेपर आउट होते हैं या पहले भी होते रहे हैं, क्या बिना मंत्रियों के हाथ हुए पेपर आउट हो सकते हैं? क्या अधिकारी लेवल पे होते हैं, मंत्री का कोई रोल नहीं होता होगा इनमें? इस पे नीचे से लेके ऊपर तक सबका रोल रहता है। जी।
बात समझ मेरी बात। लेकिन हम युवा पढ़े लिखे हैं, हमें पता है कि आप अगर मान लीजिए किसी कृषि मंत्री का मान लीजिए इस्तीफा ले लिए और उसको पर्यटन मंत्री बना दीजिए, तो क्या उसकी पावर कम हो गई? क्या उसकी कैबिनेट, ये तो ऐसा हुआ ना कि दिखावा के लिए हो गया। नहीं, आप नीचे लेवल से जहां से शुरुआत हुई है वहां से दंडात्मक कार्रवाई शुरू करिए और उनको बर्खास्त करिए, उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करिए और उन पे पेनाल्टी लगाइए। यहां तक कि जितना एग्जाम में खर्चा हुआ है वो सारा पैसा उनसे वसूलिए। ये होता है सही तरीका, ताकि दूसरे बार जो पेपर हो सके वो जनता का पैसा खर्च ना हो, उनके अकाउंट से पैसे निकाल करके खर्च करिए और पारदर्शी तरीके के साथ दोबारा लाइए पेपर को। जी दिनेश जी, चलते चलते सभी युवाओं से आप क्या कहेंगे, क्योंकि राष्ट्र स्तर की बात करें, प्रदेश स्तर की बात करें, अन्य राज्यों की बात करें, बेरोजगार के लिए युवा बार बार सोशल मीडिया पर अपनी उपस्थिति दिखा रहा है, हैशटैग मोदी जवाब दो, रोजगार दो और नो जॉब नो वोट। तो प्रदेश के जो युवा हैं, जो बेरोजगार हैं, उनको क्या कहेंगे आप? प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं कि आज बीजेपी सरकार अगर चल रही है तो उसके पीछे कौन है? आरएसएस एक संगठन है। आपके वोट का कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे दो चाहे ना दो, आरएसएस उनको चुनाव जिता देगी, क्योंकि उनका पीछे एक संगठन है। आपका संगठन नहीं है, युवाओं का संगठन नहीं है। आप युवा कहीं भी करेगा ना, कांग्रेस करवा रही है। अपना एक संगठन बनाओ, अपना एक संगठन बनाओ और अपने संगठन का समर्थन कर करके विधायिका में लोगों को अपने भेजो, व्यवस्थापकों में लोगों को भेजो। और जब आप भेजोगे, आप युवाओं को भेजोगे, याद रखिएगा किसी व्यक्ति को कब डर होता है? जब उसको अपनी सत्ता खोने का डर हो। जब किसी व्यक्ति को पता है कि हम सत्ता तो खो ही नहीं सकते, तो तुम जितना नाचना नाच लो, जितना गाना गा लो। वही बात हुई, मेरे गांव में बानर आया, नाच के चला गया, मदारी डमरू बजाता रहा, पैसा लूटा चला गया। क्या किया? मजा आया आपको, हो गया। तो ये मजा नहीं करना ना। यहाँ पर हो ये रहा है कि एक संस्था ऐसी है जो पीछे से उसको पूरी भरसक सपोर्ट में है। आप उसका कुछ नहीं कर सकते सिवाय एक ही चीज के, आंदोलन से आप उसका कुछ नहीं कर सकते। क्यों? आंदोलन बस आप उसके प्रेशर कर सकते हैं। 100 दिन से किसान आंदोलन कर रहे हैं, क्या कर लिया आपने भी देख लिया। बेरोजगारी वाला लगातार ट्विटर कर रहे हैं, आप भी देख लिया। उनको कोई जवाब, कोई फर्क नहीं पड़ता है। रिहाना मैडम ने एक बार ट्वीट क्या कर दिया, पूरा केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार हिल गई और पूरा प्रतिक्रिया देने लगी। युवा लगातार बेचारा मोदी रोजगार दो, मोदी जवाब दो, सब कुछ करता रहा, मामा रोजगार दो। किसी ने कुछ नहीं कहा, किसी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। अब एक ही चीज है आपके पास, क्या कि सभी युवा और युवाओं के साथ किसान ये मिल करके एक अपनी एकता बनाए, किसी पार्टी में ना शामिल होए, क्योंकि एक करेला दूसरा नीम चढ़ा है। इनमें शामिल ना होकर के अपना खुद का संगठन बनाए, एकजुट हो और एकजुट होकर के कार्य करें। फिर देखिए आप कितना मजा आएगा और किस तरीके के साथ सरकार डरेगी। और एक चीज जाते जाते इतना कहूंगा मैं आपको जी, आप देखिए, जब संगठन बनाएगा युवा और युवा चुनाव में खड़ा होगा तो जीते ना जीते पर सामने डर तो होगा, भय तो आ जाएगा कि अरे यार हम तो सोचते रह गए कि ये तो सिर्फ किताब कॉपी वाले हैं, ये लेकिन ये तो कलम के सिपाही हैं जो वतन को बदलने निकले हैं और वो बदल के रखते हैं सर। लेकिन आज युवाओं को एकजुट होना पड़ेगा, एक इकाई में बनना पड़ेगा, एक संगठित होना पड़ेगा और अपने आपस के विचारों को, मतभेदों को हटा करके सारे शिक्षकों को एक होना पड़ेगा और एक ऐसी संगठन जिसका नाम ही हो बेरोजगार संगठन बना करके, समिति बना करके, एक पार्टी बना करके चुनाव में लड़ना चाहिए, बिना पैसे के खर्च किए हुए, सिर्फ सरकार को दिखाने के लिए। बिल्कुल दिनेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद सरल टॉक से जुड़ने के लिए और जो प्रदेश के जो मुद्दे हैं बेरोजगारों से संबंधित उन पर चर्चा करने के लिए। दोस्तों, मेरे साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। चलते चलते सभी से एक ही अपील है कि सरल टॉक की आवाज को सब्सक्राइब कीजिए और इसे सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर शेयर कीजिए। अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए मुझे और दिनेश जी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।